नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है। हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से। वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? इन हमारे बुजुर्गवार को भी चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे जो है अफरा तफरी का माहौल हो। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। एक खुदा है, उसी की पूजा की जाएगी। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। सबके हित में ही लोक हितम मम करणीयम। तो दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अगर मुसलमान नदी पूजा करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसमें उनके सवालों के केंद्र में ये बिंदु था कि अगर हम कह दें आपको नमाज पढ़ने के लिए तो क्या आप करेंगे। तो एक दूसरे समुदाय की पूजा पद्धतियों को लेकर, बिलीफ को लेकर, आस्था को लेकर ये टिप्पणी क्या अब आगे चलकर राजनीति का एक नया मोर्चा खोलने वाली है, देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने गोरखपुर में कुछ ऐसा बोल दिया कि बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि होसबोले ने क्या कहा। जब हम हिंदू धर्म कहते हैं यह मानव धर्म है, ये जो हमारे पूर्वजों ने कहा है दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है। वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। सबके हित में ही लोक हितम मम करणीयम, सर्वजन हिताय। ये जो है यह हिंदू धर्म है। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई। दत्तात्रेय होसबोले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से। हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो, हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो। सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ। आप 33,000 देवी देवताओं को मानते हैं, हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। ये हम में और आप में फ़र्क है, इसलिए हमारी तो मजबूरी है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप तमाम चीज़ों को मानें, लेकिन नमाज हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये वर्जिश का एक हिस्सा है, व्यायाम का एक हिस्सा है। ये मुल्क हमारा एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का संविधान सबको अपने मजहब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। किसी को नहीं कहता कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई काम कराया जाए। तो मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं और अपनी शरीयत को फॉलो करते हैं, और यह हमारा संविधान भी हमें इजाज़त देता है। तो इन हमारे बुजुर्गवार को भी चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे जो है अफरा तफरी का माहौल हो। मुसलमान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं और उसी की इबादत करते हैं। कि इस्लाम मज़हब एक बुनियादी तौर पर उसूलों पर कायम है और उसके प्रिंसिपल उसूल ये हैं कि एक खुदा की इबादत करना और एक खुदा की पूजा करना। इस्लाम के मानने के लिए पहली शर्त यही है तौहीद, यानी एक खुदा है, उसी की पूजा की जाएगी। इसके अलावा और किसी की पूजा करना हराम है। इस विषय के बारे में हमने हिंदू सम्मेलन में पहुंचे दत्तात्रेय होसबोले ने यहाँ सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ मुसलमान भाइयों ने जमीन देकर मंदिर बनवाया। रूस में चर्च के लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए जगह दी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की राजनीति की और अब सबके एकजुट होने का समय आ गया है। यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन दत्तात्रेय ने पूजा, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को लेकर जो बोला उसका विरोध हो गया। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने क्या कहा, आप भी सुनिए। संचालक को ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो, हिंदुस्तान में नदियों की साफ सफाई के लिए सारे लोग एकजुट होकर के साफ रखें। लेकिन ये पूजा हमसे एक तरफ कराओ पूजा और दूसरी तरफ गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के करो घपले, ये कौन सी आस्था आएगी? जो मुसलमान है वो एक खुदा पर ईमान रखता है और इस बात को उसका यकीन है कि अल्लाह ने यानी कि खुदा ने ये सारी चीजें जो आप नदी और वृक्ष पहाड़ जो भी बता रहे पूजा करने के लिए, वो इंसान के लिए बनाया है। तो वो इंसान के लिए जब उन्होंने नदी बनाई है, पहाड़ बनाया, पेड़ बनाया है, तो पूजा करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं इस्लाम के अंदर। इस्लाम में तो एक खुदा की इबादत की जाती है। इस तरीके का बयानबाजी देकर कहीं ना कहीं कुछ माहौल बनाया जा रहा है, जबकि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और वो एक अल्लाह पे यकीन रखता है और उसके आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाता है। तो हम लोगों को इस तरीके की जो है ज्ञान देने की जरूरत संघ को या आरएसएस को नहीं ना। वो अपने मामले में जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदुइज्म के मानने वाले लोग हैं, उनको अपनी बात बताएं। वो गंगा की पूजा करें या दीगर तमाम चीजों की पूजा करें, वो उनका अपना धार्मिक मामला है। केवल हिंदुओं के लिए। होस बोले ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी को विरोधी नहीं मानता है। आरएसएस सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन है। किसी भी कोने पर रहने वाला व्यक्ति। और अब बात संसद की। अब जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की बात, क्योंकि संसद में ये बिल पास हो गया, लेकिन इस दौरान जो जबरदस्त हंगामे की स्थिति बनी रही और इस पर जो राजनीति होती रही उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जब बोलने के लिए खड़े हुए उसके बाद विपक्ष के सांसदों ने पर्चा फाड़ प्रदर्शन किया। पर्चा फाड़ विरोध, कब तक गतिरोध? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, लोकसभा में विपक्ष ने फाड़ी जी राम जी बिल की प्रतियां। जी राम जी बिल पर तकरार, लोकसभा में आर पार। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई, उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। गांधी वर्सेस राम, कब तक चलेगा संग्राम? लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने विपक्षी सांसदों की तरफ से उछाले जा रहे ये कागज जी राम जी बिल की प्रतियां हैं। भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सपनों का काम। जब लोकसभा से ये बिल पारित कराया जा रहा था, तब विपक्षी सांसद जबरदस्त हंगामा करने लगे। ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। विपक्ष के सांसद विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने जैसे ही ये कहा कि विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, विपक्षी सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पहले विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया और फिर बिल की प्रतियां फाड़कर सदन में उछाल दिया। बाद में स्पीकर नाराज भी हुए और कहा कि जनता ने आपको कागज फाड़ने और फेंकने के लिए संसद में नहीं भेजा है। भारी हंगामे के बीच ये बिल लोकसभा से पास करा लिया गया। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत डीएमके और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी विधेयक का काफी विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है और ये विधेयक राज्यों पर अधिक बोझ डालता है। विपक्ष को जवाब देते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने केवल नेहरू के नाम पर कानून बनाए हैं और अब एनडीए सरकार पर सवाल उठा रही है। शिवराज ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर पलटवार किया। महोदय,
एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से टूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में इसको लेकर प्रदर्शन किया। इसमें सोनिया गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी समेत सभी विपक्षी सांसद मौजूद रहे। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा ख़त्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। उसमें विकसित भारत गारंटीड रोजगार और आजीविका, अब गारंटीड रोजगार आजीविका देने की तैयारी हो रही है और प्रोडक्टिविटी के साथ हो रही है। ये नहीं कि जमीन खोद दिए, फिर जमीन भर दी और पैसा दे दिया गया। जमीन खोदा गया तो तालाब बनना चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, ये हमारा संशोधन कह रहा है कि आपने 60-40 कर दिया है। अब 40% पैसा प्रदेश को देना पड़ेगा, जबकि ये स्कीम में 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। कांग्रेस जब ये स्कीम 2006 में लेके आई तो मकसद ये था गरीब प्रदेश के लोगों को पलायन से रोका जाए। अब एक तरफ अगर गरीब प्रदेश है तो वो 40% पैसा कहाँ से लाएगा? तो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है कि मनरेगा की स्कीम ही खत्म कर दी जाए, जो गरीब को रोजगार देने का काम है। एक तरफ आप 125 दिन कह रहे हो, लेकिन जब 40% पैसा ही प्रदेश नहीं दे पाएगी तो यह स्कीम ही नहीं चलेगी। तो लोगों को बरगलाया जा रहा है। अरे तो राम जी के नाम पे एतराज क्या है? महात्मा गांधी ने भी आखिरी शब्द हे राम बोला था। कांग्रेस तो राम जी को काल्पनिक मानती है। राम के नाम से इतना बैर मत करो कांग्रेसियों। बहरहाल इस बिल के खिलाफ कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है। पूरे देश में कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने CWC की बैठक भी बुलाई है, जो 27 दिसंबर को होगी और इसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। लोकसभा में हुई घटना के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बिल फाड़ने को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए और साथ ही राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। अगर गंभीर होते तो संसद की कार्यवाही छोड़कर जर्मनी नहीं जाते। जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे, जवाब दे तो बोलने मत दो। क्या ये अनैतिक नहीं है, अमर्यादित नहीं है? मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। मित्रों, ये बात भी दुखी मन से कह रहा हूं कि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का और विपक्ष का अपना महत्व होता है। वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उस महत्व को निरंतर कम करते चले जा रहे हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो, नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाएं,
और गायब भी ऐसे हो कि देश में ना रहे, विदेश में चले जाएं, फिर अचानक प्रकट हो जाएं। इससे पद की गरिमा को उन्होंने समाप्त किया है। बिल को लेकर जब सदन में चर्चा चल रही थी तब नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने कुछ ऐसा कह दिया जो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। इसी पर समाजवादी पार्टी की सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम के नाम का प्रयोग करती है, राजनीति करती है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा फटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? तो हमारी तो राम सर्वोपरि है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर व्यापार करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं और राम के नाम पर क्या कहे थे चुनाव में 24 में, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, ये था चुनाव में 24 में। तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो राम सर्वोपरि है, राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम तो विश्व के कल्याण के लिए बहुत दिन पहले आए हैं। तो जहां पर जी राम जी बिल को लेकर आपको संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त टकराव की स्थिति दिखाई दी, तो वहीं आज संसद सांसदों से और राजनीतिक गलियारों से एक मीटिंग की बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई। ये मीटिंग नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी के बीच हुई। हालांकि प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड को लेकर, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर एक काम के सिलसिले में उनसे मिली, लेकिन इस दौरान जो बातें हुई उसमें राजनीति के गहरे निहितार्थ हैं। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। और इस बातचीत के बाद जो तस्वीर आई वो हमारी संसद में बहुत कम देखने को मिलती है। केरल के वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी केरल में 6 लेन सड़क परियोजना और रोड कनेक्टिविटी को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंची। जब गडकरी ने कहा कि कई फैसले राज्यों को लेने होते हैं, तो प्रियंका ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि केरल में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। हल्के फुल्के अंदाज में गडकरी ने कहा कि अमेठी की सड़कों को लेकर राहुल से चर्चा हुई थी। ऐसे में अगर आपका काम नहीं करूंगा तो कहेंगे कि भाई का काम किया लेकिन बहन का काम नहीं किया। खास बात यह थी कि गडकरी ने अपने हाथों से बनाई चावल की एक डिश भी प्रियंका को खिलाई। गडकरी ने प्रियंका से बिना खाए न जाने का आग्रह किया। दरअसल गडकरी ने YouTube से खुद ही देखकर चावल की एक डिश बनवाई और उन्होंने प्रियंका गांधी को खास तौर से इसे खाने का आग्रह किया। गडकरी के कक्ष में आने वाले सभी सांसदों को आज ये स्पेशल डिश सर्व की गई। मजे की बात यह है कि इस डिश का नाम किसी को याद ही नहीं रहा। चलिए, कभी कभी ही सही राजनीति में ये मिठास बनी रहनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं उस राजनीतिक खबर की जिसने जबरदस्त हलचल मचाए रखी जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा। बीते 2 दिन से लगातार इस पर आपको हम दिन भर का जो पॉलिटिकल घटनाक्रम बना है वो दिखाते जा रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये मामला अब देश की परिधि से बाहर निकलकर इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान से इस विषय पर धमकी आई है। तीन दिन पहले यानी 15 दिसंबर को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक महिला का हिजाब खींचे जाने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि अब ये पाकिस्तान तक पहुंच गया है और वहां से एक डॉन ने नीतीश को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पहले सुनाते हैं आपको पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने अपनी धमकी में क्या कुछ कहा है। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग
मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफ़ी मंगवा लो इससे, जो भी अदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी वो। अब पाकिस्तान से आई धमकी के बाद बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस पर खुलकर कहा कि नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया, नियुक्ति पत्र लेने आए हैं तो चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। एक तरफ इसको लेकर खूब सियासत हो रही है तो वहीं यह मुद्दा इतना गर्मा गया है कि इस पर सड़क तक बवाल मचा है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में AIMIM के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो वहीं लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा। कोटा में नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया तो वहीं हैदराबाद में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी भी थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीके का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। अभिभावक है, एक पिता तुल्य गार्जियन थे, एक मोहब्बत में, प्यार में, दुलार में उन्होंने ऐसा किया। बेटी से बेटी है, क्योंकि जितना उनके पिताजी का, जो बच्ची का, हमारे जो फादर होंगे उनसे भी बड़े उम्र के मान्यता है। आप भी जानते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा ही सब बातें करते रहते हैं। मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को बेकार की बातें करते हैं। मेरी बच्ची है, मैं कहना चाहता हूँ गलत लोग कर रहे हैं, ये न करें, तो राजनीति न करें। बाद में ये अफवाह फैली कि जिस महिला का नीतीश ने हिजाब खींचा वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। इस पर मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है। सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत करने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को दिया था। एक तरफ नीतीश के वायरल वीडियो को लेकर बवाल मचा है तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी इसको लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसको लेकर भी खूब विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। 2 दिन पहले जब बंगाल में SIR का डेटा सामने आया था तो हमने आपको अपने शो में दिखाया था कि कैसे एक के बाद एक कई गड़बड़ियां सामने आई थी। ये भी बताया था कि लाखों केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें पिता और वोटर्स के बीच सिर्फ 15 साल का अंतर था। लाखों केसेस ऐसे भी मिले जिसमें दादा और दादी और वोटर के बीच 40 साल से कम का फर्क था। अब ऐसे ही 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। पश्चिम बंगाल में रडार पर 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स। बंगाल में SIR गड़बड़ियां बेशुमार। SIR फॉर्म में मिली गड़बड़ी, किसके लिए मुसीबत खड़ी। एन्यूमरेशन फॉर्म की जांच, 1.5 करोड़ वोटर्स पर आंच। पश्चिम बंगाल में हुए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सभी आंकड़े जारी कर दिए थे। इसमें 58 लाख वोटर्स के नाम को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से काट दिया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक और डेटा जारी किया था,
जिसमें आंकड़ों को लेकर कई तरह के फेरबदल देखने को मिले थे। एन्यूमरेशन फॉर्म की जब गहनता से जांच हुई तब कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने 1,60,00,000 वोटर्स को नोटिस भेजा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसे थोड़ा डिटेल में बताते हैं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 1,60,00,000 वोटर्स जांच के दायरे में आए। इनमें 85 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जिनके नाम पिता से मैच नहीं करते, तो वहीं 12 लाख SIR फॉर्म्स में पिता और वोटर्स के बीच 15 साल का अंतर है, जबकि देश में शादी की कानूनन उम्र 18 साल है। 8,77,000 SIR फॉर्म्स में पेरेंट्स और वोटर्स की उम्र में 50 साल का अंतर है, जिसको लेकर संदेह हुआ है। तो वहीं इसमें 3 लाख SIR फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें दादा दादी और वोटर्स के बीच 40 साल के कम का अंतर है। ये 1,60,00,000 वोटर्स जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, ये आखिर किस पार्टी के वोटर्स हैं? इस सवाल पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने TMC पर चुटकी ली है, तो वहीं इसको लेकर TMC ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सुनिए समीक भट्टाचार्य और अभिषेक बनर्जी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट के जमाने में भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है जो तृणमूल नया तरीके से कुछ शुरू किया। जो लेफ्ट फ्रंट 34 साल हम लोगों का साथ किया, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने का बाद उसी विद्या को और ऊपर लेके चला गया। CPIM ग्रेजुएट था, तृणमूल कांग्रेस पोस्ट ग्रेजुएट है, फर्क यही है। और तृणमूल कांग्रेस अगर मौका दीजिएगा तो PhD भी कर लेगा। तो ऐसा स्थिति में हम लोग हैं, देखिए कितना निकलेंगे। भारतीय नागरिक भारतीय वोटर लिस्ट में रहेंगे, भारतीय मुसलमान भारतीय वोटर लिस्ट में रहेंगे, भारत के रहने वाले भारत का सिटीजन को लेकर वोटर लिस्ट बनेगा, यही सबका उद्देश्य है। एक आप देखेंगे कि हमारे दानपुरी में 18 नंबर वार्ड पे काउंसिलर है, उसका नाम उसको दिखा दिया है डेथ, उसको डेड कर दिया। तो जिंदा आदमी को अगर डेड बना दिया है तो SIR का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या यूटिलिटी है, ये सब आपके सामने है। और जिस SIR के आधार पे देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का सरकार और पूरा देश का कैबिनेट चुन के आया, वो कह रहे हैं कि भाई आप इलीगल हो, हम लीगल हो। भाई अगर वोटर्स इलीगल है तो प्राइम मिनिस्टर भी इलीगल है, अगर वोटर इलीगल है तो होम मिनिस्टर भी इलीगल है, अगर वोटर इलीगल है तो 543 MP भी इलीगल है। एन्यूमरेशन फॉर्म में 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। SIR के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई किया है। बहरहाल 2 दिन पहले जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया था उसके मुताबिक जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे थे उसमें 24,16,000 वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है। इसमें 19,88,000 मतदाता ऐसे हैं जो स्थानांतरित यानी पलायन करके कहीं और चले गए हैं, जबकि 12,20,000 वोटर्स ऐसे हैं जो अपने पते पर नहीं मिले। इसके अलावा पूरे बंगाल में 1,38,000 वोटर्स फर्जी पाए गए हैं। रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि 57,000 वोटर्स के नाम अन्य वजहों से हटाए गए हैं। बंगाल में SIR से पहले वोटर्स की संख्या 7,60,00,000 थी, जो कि SIR के बाद अब करीब 7 करोड़ रह गई है। इनमें आंकड़ों को लेकर संदेह के चलते 1,60,00,000 वोटर्स की फिर से जांच की जाएगी। इसमें सवाल ये कि अगर जांच के दौरान गड़बड़ी मिलती है तो और कितने वोटर्स के नाम कट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकटे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आज ही अजित पवार ने CM को चिट्ठी लिखी और पवार ने कोकटे का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा था। कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। धोखाधड़ी का ये मामला जिसमें उन्हें उनकी सजा को बरकरार रखा था कोर्ट ने, और उसी के बाद विधायकी पर क्योंकि यूं भी खतरा मंडरा ही रहा था, लिहाजा अब ये इस्तीफा स्वीकार हो गया है।
और अब खबर पंजाब से, क्योंकि पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनावों में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई पड़ रही है। इन चुनावों में बीजेपी और अकाली दल का सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि कांग्रेस भी काफी पीछे है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए इन नतीजों की अहमियत काफी बढ़ जाती है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि आपने इन चुनावों में खासी गड़बड़ी की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव अच्छी खबर लेकर आए हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का एक तरफा दबदबा दिख रहा है। 14 दिसंबर को पंजाब में 22 जिलों की 346 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 201 सीटें आप जीत चुकी है। इसके अलावा 22 सीटों पर उसके प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं, यानी कुल 223 सीटें उसके पास आ गई हैं। जबकि कांग्रेस को 60 सीटें मिली हैं और अकाली दल को 39 सीटें। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीएसपी भी 3 सीटें ले आई, जबकि 10 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। आपका यही दबदबा पंचायत समिति के चुनाव में भी दिख रहा है। 153 पंचायत समितियों की 2838 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें आपने 977 सीटें जीत ली। कांग्रेस को 487 सीटें मिली, अकाली दल को 290 और बीजेपी को 56 सीटें मिली। बसपा को 26 सीटें और अन्य के खाते में 112 सीटें आईं। केजरीवाल ने कहा कि ये आपके सुशासन की जीत है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन योजनाओं की याद दिलाई जिसके बूते पंजाब में उन्होंने लोगों के दिल जीतने का दावा किया। अभी तक जितने नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त वेव चल रही है। लगभग 70% सीट दोनों जिला परिषद में भी और ब्लॉक समितियों में भी लगभग 70% सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਹ। मैं तो कहा कि रिजल्ट तो बाद गल कर लो आज फिर। इन चुनाव की अहमियत इसलिए कुछ और बढ़ जाती है कि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि आपका ही दिल्ली का अनुभव बताता है कि स्थानीय निकायों के चुनावी नतीजे विधानसभा या संसदीय चुनाव के नतीजों से अक्सर मेल नहीं खाते। लेकिन फिर भी कई आलोचनाओं से जूझ रही आपके लिए ये जीत एक बड़ी आश्वस्ति है। वैसे इस कामयाबी के बीच कुछ चिंताजनक इशारे भी छुपे हुए हैं। आप अपने कई नेताओं के गढ़ों में वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जैसी उम्मीद थी। आप सरकार में मंत्री रह चुके और अब लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के गांव कुरहड़ में आप उम्मीदवार हार गए। संगरूर से विधायक नरेंद्र भराज के गांव भराज में भी यही हुआ। कोटकपुरा से विधायक और स्पीकर कुलतार संधवा के गांव संधवा में, पूर्व मंत्री व एमएलए कुलदीप धालीवाल के गांव जगदेव कला में भी उनके उम्मीदवार हार गए। तो ये इशारा माना जा रहा है कि सरकार के बहुत सारे नेताओं और विधायकों के कामकाज से लोग नाराज हो सकते हैं। उधर कांग्रेस का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी ने बेईमानी से ये चुनाव जीते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह रजा ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए कहा है कि ये मैनिपुलेटेड और मैन्युफैक्चर्ड जनादेश है। लेकिन आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1-2 साल के भीतर पार्टी को बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाएगा। फिलहाल इसमें शक नहीं है कि आपने जो कामयाबी हासिल की है उसके बावजूद उसे अपनी चुनावी रणनीति ठीक से बनानी होगी। विधायकों को जुबान पर लगाम लगाने के लिए कहना होगा और छवि सुधारने की कोशिश करनी होगी। सवाल ये भी है कि क्या 2027 में पार्टी अपने कुछ विधायकों के टिकट काटेगी? आइए पंजाब से अब लेकर चलते हैं आपको यूपी की राजनीति में। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ से में हैं से इतर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच रद्द हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि इवेंटबाजी के नाम पर आपने लखनऊ के सारे पार्क्स बर्बाद कर दिए। लखनऊ में कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच जैसे ही रद्द हुआ, इस पर जोरदार सियासत शुरू हो गई। बीसीसीआई ने ये जानकारी दी कि मैच कोहरे की वजह से रद्द किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया
कि ग्राउंड पर कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग था। मैच रद्द होने के बाद अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया जिसमें प्रदूषण को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए और साथ ही लिखा कि मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। इसके बाद आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने प्रदूषण को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो क्या किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ क्या, ये दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। मैच रद्द होने और इसके पीछे वजह को लेकर हमने जब BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि फॉग की वजह से ही मैच कैंसिल किया गया। हम इसमें कोई राजनीतिकरण तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कि वहाँ पे प्रदूषण भी था और फॉग भी था। वो फॉग था जिससे कि जो हाइट पे बॉल जाती है वो जो है नीचे जो कैच लेने के लिए प्लेयर दौड़ते हैं, उसकी तरह देखने में मुश्किल है। एक तरफ इधर मैच रद्द होने पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मैच की शेड्यूलिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। आज संसद परिसर में थरूर और राजीव शुक्ला दोनों एक साथ मिल गए और वहीं पर मीडिया के भी कैमरे थे। सुनिए दोनों के बीच मैच के शेड्यूलिंग को लेकर क्या बात हुई। साउथ इंडिया में मैच शेड्यूल करने के अलावा आइए केरला। नहीं वो केरल बात नहीं, लेकिन ये शेड्यूलिंग में ध्यान देना पड़ेगा कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिल्कुल जो है मैचेस, वो अगर नॉर्थ इंडिया बैठ के जो तो अच्छा आगे ध्यान में रखेंगे। केरल को तो मिलते, ये तो रोटेशन पॉलिसी है तो मिलेगा। लेकिन आप इस पीरियड में दिसंबर 15 से जनवरी सारी जगह मैच थोड़ा केरल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यही अच्छा होगा ना। इधर प्रदूषण को लेकर जारी सियासत के बीच NDTV की टीम लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंची, जहां कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच रद्द हो गया था। हमने स्टेडियम के पास पोल्यूशन का लेवल जानने की कोशिश की तो चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले। अगर लखनऊ की कंडीशंस की पहले बात करें तो लखनऊ की कंडीशंस आपको अगर दिखाऊं तो ये मेरे मोबाइल में अगर मैं अभी का AQI चेक करूं तो अभी का AQI 178 है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड। और अगर इसको हम क्लिक करके देखेंगे तो आप देखिए कि मेरी लोकेशन पर ये जो पोल्यूशन लेवल है वो 178 दिखा रहा है, और कल शाम को भी जब मैंने चेक करा था तो यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल था वो 174 दिखा रहा था, और रात 9:30 बजे जब मैच रद्द हुआ तब पोल्यूशन लेवल यानी AQI 160 था। इस बीच और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर आ रही है। हिजाब विवाद के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर, क्योंकि उनको खतरा हो सकता है, इस तरह की खबर आ रही है। और ये असेसमेंट खुफिया एजेंसियों के अलर्ट पर किया गया है। SSG ने CM नीतीश की सुरक्षा बढ़ाई। और आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ ही देर पहले सवाल इंडिया में भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी तक ने धमकी दी है। और इन सब के बीच इन थ्रेट्स को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के असेसमेंट के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।